नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है नवयान कोचिंग में। तो आज हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था का आज अगला सेशन है और इसमें जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट में आज हम क्या पढ़ेंगे? समानता का अधिकार या समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आखिरकार समता का अधिकार, देखिए फंडामेंटल राइट में, मूल अधिकार में समता का अधिकार पहला अधिकार है जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक में इसका प्रावधान किया गया है। तो फंडामेंटल का मूल अधिकारों में पहला अधिकार कौन सा है? समता का अधिकार। तो समता का अधिकार हम पहले पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में, 18 में क्या है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इसी सारे आर्टिकल्स पर आज हम चर्चा करेंगे, इसको विस्तृत समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर का आर्टिकल 14 से लेकर के। तो दरअसल आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 14 में ये दिया गया है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता। और दोस्तों आर्टिकल 15 में दिया गया है कि भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 में दिया गया है लोक नियोजन के विषयों में अवसरों की समानता। और आर्टिकल 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। और आर्टिकल 18 में दिया गया है, आर्टिकल 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। तो सबसे पहला क्या है? आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है? विधि के समक्ष समानता। दोस्तों हमने पहले लेक्चर्स में आपको बता दिया था कि फंडामेंटल राइट हमारा संविधान के भाग 3 में इसका प्रावधान किया गया है, जो यदि आर्टिकल्स की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक में इसका उल्लेख है। यदि हम चाहें तो आप चाहो तो यदि हम इसको फिर से लिख देते हैं। फंडामेंटल राइट के यदि प्रकार की बात करें तो ये कुल 6 प्रकार के हैं। मूल अधिकारों की बात करें तो कितने हैं? 6। मूल अधिकार कुल 6 हैं। पहला हमारा है समता का अधिकार। समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा चौथा हमारा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला हमारा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अगला हमारा छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे कुछ 6 अधिकार हैं। हम इसका आर्टिकल्स भी लिख दे रहे हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक में इसका प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक में इसका प्रावधान किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में इसका प्रावधान किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक में इसका प्रावधान किया गया है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये हमारा आर्टिकल 29 से 30 में है, इसका 29-30 में इसका प्रावधान किया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में इसका प्रावधान किया गया है। ये कुल मिला के हमारे 6 प्रकार हैं फंडामेंटल राइट के, मूल अधिकार के। तो इसमें हमारा पहला कौन सा है? समता का अधिकार या समानता का अधिकार। तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे। समता समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में इसका प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है?
अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या हुआ? देखिए, विधि के समक्ष समानता का मतलब ये हुआ कि विधि के सामने सभी समान हैं। विधि से ऊपर कोई नहीं हो सकता, भले ही वो प्रधानमंत्री हो, भले ही वो राष्ट्रपति हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट के जज हो, भले ही वो चीफ मिनिस्टर, भले ही वो कोई भी हो, विधि से ऊपर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में क्या है? विधि का शासन है, विधि के समान, विधि के समक्ष सभी समान है। तो इसलिए विधि से ऊपर कोई नहीं है। हमारे देश में सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। तो इसलिए विधि के समक्ष समानता की बात करी गई है अनुच्छेद 14 में। तो अब विधि के समक्ष समानता का देखिए, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कल्लू है, कल्लू है, कल्लू ने क्या किया? बबलू की हत्या कर दी। कल्लू ने क्या किया? बबलू की हत्या कर दी। तो यदि कल्लू ने बबलू की हत्या कर दी, अब विधि के समान सभी समान है, इसी के लिए बता रहे हैं। कल्लू ने बबलू की हत्या कर दी, 302 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा इस पर, इसको सजा होगी। लेकिन ये कल्लू एक आम आदमी है। लेकिन यदि बबलू ने, देखिए बबलू ने, देखिए कल्लू ने बबलू की हत्या कर दी, यदि यही बबलू की हत्या प्रधानमंत्री करते, पीएम साहब करते, तो क्या उन पर भी मुकदमा चलाया जाता? क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, देश का प्रशासनिक मुखिया हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं। भारत में शासन का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। यदि प्रधानमंत्री एक आम आदमी की हत्या कर देंगे तो क्या उन पर भी वही विधि लागू होगी जो एक आम आदमी कल्लू पर? जी, क्योंकि विधि के सामने क्या है? विधि के सामने सभी लोग समान है। भले ही वो ये हत्या एक आम आदमी ने किया हो, भले ही वो प्रधानमंत्री ने किया हो, भले ही वो चीफ मिनिस्टर ने किया हो, भले ही वो प्राइम मिनिस्टर ने किया हो, भले ही वो प्रेसिडेंट ने किया हो, या भले ही एक सफाई कर्मचारी किया हो, सब पर विधि समान रूप से लागू होगी, क्योंकि विधि के सामने सभी क्या है? समान है। जब आप कभी कोर्ट जाते हो, अदालत में जब जाते हो, तो एक न्याय की देवी बनी रहती है, न्याय की मूर्ति बनी रहती है। तो आपने वहां देखा होगा कि उनकी आंखों में पट्टी बनी रहती है। अब पट्टी बनने का क्या मतलब है? पट्टी बनने का मतलब है कि वो उनके आगे क्या है? सभी लोग समान है। वो ये नहीं देख रही है कि यह प्रधानमंत्री ने हत्या करी, या फिर कल्लू ने किया, या फिर चीफ मिनिस्टर ने किया, या फिर स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने जज ने किया। उनके आगे कौन है? उनके आगे कोई नहीं दिख रहा कि कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन प्रधानमंत्री है, कौन चपरासी है, कौन सफाई कर्मचारी है। उनके आगे सभी समान है। इसलिए क्या दिया गया? पहले ही हमें आर्टिकल में बता दिया गया है कि विधि के सामने सभी लोग समान हैं। भारत में विधि का शासन है, कानून का राज है, यहाँ किसी की नहीं चलेगी, भले ही वो प्रधानमंत्री हो, भले ही वो रिक्शा चालक हो। बातें समझ में आ गई? विधि की समझ सभी समान है, इसलिए एक ही विधि सब पर लागू होगी, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो एक विशेष आदमी हो। किसी को किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। लेकिन अपवाद है। अपवाद कैसा है? अपवाद के रूप में, अपवाद में राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजदूत, इन तीनों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। पहले तो हमने कहा विधि के समझ सभी समान हो, भले ही वो कोई आम आदमी हो, भले ही वो कोई विशेष आदमी हो, भले ही वो कोई जाति का हो, भले ही कोई धर्म का हो, भले ही कोई लिंग का हो, भले ही कोई उसका जन्म स्थान कोई भी हो, किसी को विधि के सामने विशेष या ऊंचा या नीचा नहीं आंका जाएगा। सभी के ऊपर विधियां समान लागू होगी। लेकिन अभी हमने अपवाद के रूप में क्या किया कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूत, इन तीनों के नाम विशेष रूप से सामने आ जाते हैं अपवाद के रूप में। क्योंकि ये जो आपराधिक मुकदमे हैं, जो इसने प्रधानमंत्री ने या फिर आम आदमी ने किसी आम आदमी की हत्या कर दी, उन पर केस चलाया जा रहा है, उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, उनको सजा होगी।
तो क्या यदि यह हत्या राष्ट्रपति ने करी होती तो क्या उन पर भी मुकदमा चलाया जाता? नहीं, क्योंकि इसमें इनको छूट दी गई है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूतों को इनको इसमें छूट दी गई है। यदि कार्यकाल के दौरान इन्होंने किसी की हत्या भी कर दी, किसी का मर्डर कर दिया या कोई भी आपराधिक काम कर दिया तो उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रपति बनने से पहले उन पर जितने भी आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं, जितने भी केसेस होते हैं, उनको राष्ट्रपति बनने से पहले उस पर रोक लगा दी जाती है, सारे मुकदमे बंद कर दिए जाते हैं, सारी फाइलें उनकी बंद कर दी जाती है। और जब तक वो 5 साल या के कार्यकाल पर जब तक वो बने रहते हैं, उन पर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, कोई भी उन पर मतलब कोई उनको अदालत बुलाया ही नहीं जाएगा। और जब उनको अदालत नहीं बुलाया जाएगा, देखिए हमारे देश में सजा देने का काम कौन करता है? हमारे देश में सजा देने का काम कौन करता है? न्यायाधीश, अदालत। लेकिन जब इनको अदालत बुलाया ही नहीं जाएगा तो फिर सजा कौन देगा? तो इसलिए दोस्तों, इनको कुछ विशेष छूट दी गई है इससे, इसलिए राष्ट्रपति को, राज्यपाल को मतलब आपराधिक मुकदमे, फौजदारी मुकदमे इन पर नहीं चलाए जा सकते। हाँ, लेकिन दीवानी मुकदमे इन पर चलाए जा सकते हैं। दीवानी मुकदमे का मतलब क्या हुआ? जैसे घरेलू झगड़ा हुआ, जैसे पति पत्नी का हुआ, ये पति पत्नी का झगड़ा जो है ये कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इनमें इनको छूट नहीं दी गई है। पारिवारिक जो मुकदमे होते हैं वो न्यायालय में लाए जा सकते हैं, लेकिन यदि फौजदारी मुकदमे की बात करें तो आपराधिक मुकदमे उन पर दर्ज नहीं होंगे और ना ही उनको अदालत बुलाया जाएगा। राजदूत की बात करें, देखिए राजदूतों को सजा नहीं मिलती, ये इसका विशेष प्रावधान कहीं किया नहीं गया है फिलहाल, लेकिन ये एक प्रावधान जो है कि जैसे मतलब राजदूत को सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये व्यवहारिक रूप में तय किया गया है। क्योंकि अगर इनको सजा होती, यदि हमें संविधान में इसका छूट होता तो अन्य देश के संविधान में भी इसका प्रावधान होता। तो देखिए ये कहीं न कहीं इंटरनेशनल मामला है, एक व्यवहारिक मामला है, इसको परंपरा के हिसाब से बनाया गया है। ये तो परंपरा उस जमाने से है जब रावण के दरबार में राम ने अपना राजदूत भेजा था, अपना दूत भेजा था अंगद को दूत के रूप में बना करके, तो फिर रावण ने कहा, वध करने के लिए कहा, लेकिन कहा नहीं, राजदूत की हत्या नहीं की जाती, राजदूत को मारा नहीं जाता, इसलिए उन्होंने अंगद की हत्या नहीं की। तो फिर ये तो सदियों से चली आ रही है। यदि दोस्तों ऐसा होता तो फिर भारत और पाकिस्तान की हमेशा ऐसे बनी रहती है। तो यदि राजदूत को मारा जाता या उनके पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाता तो पाकिस्तान ने भारत के राजदूत को कब आतंकवादी घोषित करके उनको आतंकवादी संगठनों से कहीं ना कहीं लिंक बता करके उनकी हत्या कर दी होती, उनके ऊपर केसेस दर्ज करा दिए होते। लेकिन इनको विशेष छूट दी गई है। और यदि ऐसा होता तो यूक्रेन और रसिया का झगड़ा चल रहा है, तो क्या रसिया यूक्रेन के राजदूत को छोड़ता या फिर यूक्रेन रसिया के राजदूत को छोड़ता? इसलिए दोस्तों, ये कुछ विशेष प्रावधान, ये थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारिक मामला है, इसलिए इनको कुछ विशेष प्रावधान हर देश में दी गई है। तो ये हमारा आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समझ समानता, लेकिन अपवाद के रूप में इन तीनों को कुछ विशेष प्रावधान के लिए किया गया है। अब अनुच्छेद 15 की बात करें, अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। पहले हमने क्या बात की? सार्वजनिक नियोजन में अवसरों की समानता। देखिए पहले हमने अवसरों की समानता की बात कर दी, भले ही सरकारी कोई नौकरियां हो, भले ही कोई संस्था, सरकारी संस्था हो, उसमें कोई नियुक्तियों में समानता की बात हो, तो हर जगह क्या है? सभी नागरिक को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। हमने कहा भले ही कोई जाति का हो, भले ही उसका कोई लिंग हो, भले ही कोई धर्म का हो, ये 3-4 शब्द जो है हर आर्टिकल्स में इनका प्रयोग किया गया है। इसको काफी ध्यान से देखना, समझना, क्योंकि इसमें भी दिया गया है। देखिए आर्टिकल 16 में क्या दिया गया है कि सरकारी नियोजन में अवसरों के लिए समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन फिर इसमें पहले हमने कहा क्या है? सरकारी नियोजन में, सार्वजनिक नियोजन में अवसरों की
समानता। सार्वजनिक नियोजन में अवसरों की समानता। लेकिन हमने कहा भले ही कोई धर्म का हो, भले ही कोई जाति का हो, भले भी इसका लिंग कुछ भी हो, भले हो किसी संप्रदाय का हो, भले हो किसी जन्म स्थान उसका कुछ भी हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हमने फिर अपवाद के रूप में क्या किया, हमने क्या कर दिया, आरक्षण का प्रावधान कर दिया। इसमें कुछ लोगों को विशेष छूट दे दी। पहले हमने कहा कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए दोस्तों, भेदभाव एक तार्किक होता है, एक अतार्किक होता है, एक उचित होता है, एक अनुचित होता है। अब उचित अनुचित या फिर तार्किक अतार्किक का मतलब अभी हम आपको समझाते हैं। पहले तो देखिए, पहले समानता की बात करी गई, फिर इसमें क्या कर दिया, आरक्षण दे दिया। आरक्षण का मतलब मान लो कोई जनरल व्यक्ति हुआ, सामान्य व्यक्ति हुआ, तो वो यूपीएससी पास करने के लिए उसको क्या 800 नंबर लाने होंगे। लेकिन वहीं एसटी का व्यक्ति हुआ तो उसको क्या लाने होंगे, वो 650 नंबर पर, 650 नंबर पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमने कर दिया ना भेदभाव। एक तरफ हमने कहा समान अवसर, लेकिन एक आदमी 800 नंबर लेके आ रहा है तो उसका सिलेक्शन हो रहा है, वहीं दूसरा व्यक्ति क्या किया 650 नंबर पर ही उसका सिलेक्शन हो गया। ऐसा क्यों? देखिए, ये तार्किक है या अतार्किक, हम बताते हैं इसको। मान लो एक व्यक्ति लाखों रुपए खर्च करके किसी दिल्ली दूर शहर में जाकर के तैयारी कर रहा है यूपीएससी की, और एक व्यक्ति बेचारा नॉन रोटी खा करके किसी क्षेत्रीय स्कूल में या कहीं क्षेत्रीय कोचिंग में तैयारी कर रहा है या घर पर ही तैयारी कर रहा है। तो सोचो यूपीएससी टॉप कौन करेगा? जो लाखों रुपया दे करके दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहर में, मैसूर जैसे बड़े बड़े शहरों में अगर तैयारी कर रहा है तो यूपीएससी क्वालिफाई ये करेगा, या फिर गांव में रहकर एक व्यक्ति जो खाने के लिए उसके पास व्यवस्था नहीं है वो टॉप करेगा। तो इसलिए दोस्तों, क्योंकि जो अभी वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से उनका शोषण होता हुआ आया है, वो अभी एक समाज के एक बराबरी हिस्से पर नहीं आ पाए हैं। जैसे हम एक बात आपको और समझा देते हैं। मान लीजिए सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उस समय कितनी जनसंख्या रही होगी? मान लीजिए 10,000, मानने की बात है। मान लीजिए उस समय 1947 में कितनी जनसंख्या थी? 10,000। तो उस समय क्या हम लोग इक्वल लेवल पर थोड़ी ना थे, एक समान स्तर पर नहीं न थे? जैसे मान लो 1,000 जनसंख्या थी तो 2,000 जनसंख्या यहाँ थी, 3,000 यहाँ थी, और बचे 5,000 यहाँ थे, 5,000 यहाँ थे। अब दोस्तों सोचो, यदि ये लेवल है इनका, ये समानता का अधिकार, हम कह रहे हैं पहले समानता लाएंगे, लेकिन हमने लेवल क्या दिया? आज़ादी के समय लेवल इनका ये था, जो 2,000 लोग थे इतने टॉप पर थे, 3,000 लोग इतने टॉप पर थे, बचे 5,000 लोग इतने नीचे थे। तो यदि हम यहाँ से रेस यहाँ से लगाएंगे तो टॉप कौन करेगा? हमेशा हमेशा टॉप यही करेगा दौड़ में। यदि हम समाज में समानता लाना चाहते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या अन्य प्रकार से देश में समानता लाना चाहते हैं, तो फिर ये जो असमानता है, ये जो इतनी दूरियां हैं, इनको कम करने के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान तो करना पड़ेगा। नहीं तो हमेशा क्या होगा, ये जो 2,000 आगे हैं ये हमेशा आगे रहेंगे, चाहे हम 100 साल 200 साल इस समानता के अधिकार को लागू करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम कभी समानता नहीं ला पाएंगे, क्योंकि जब तक ये तीनों एक लाइन पर नहीं आ जाते कभी रेस लगा ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, आरक्षण का प्रावधान कर दिया कि एक बार इनको यहाँ तक लेके आ जाएं, इसके बाद इस सुविधा, ये असमानता जो है उसको खत्म कर देंगे। एक बार इनको इस लेवल पे लेके आके खड़े कर दें, इनके बराबर मिला के खड़े कर दें, इसके बाद फिर रेस में किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। हमारे आर्टिकल 16 में इसका प्रावधान किया गया है। अभी जैसे पहले SC ST बैकवर्ड को था, अन्य पिछड़े वर्गों को था,
अभी 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को सवर्णों में उनको दिया गया। तो इसलिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या अन्य प्रकार से वंचित जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं, समय समय पर संशोधन होता रहता है। तो ये हमारा आर्टिकल 16 था। आर्टिकल 17 में क्या है? आर्टिकल 17 में है क्या बताते हैं। अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 ये कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अस्पृश्यता किसी भी रूप में इसका जो है प्रैक्टिस करना ये दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, छुआछूत नहीं किया जाएगा। तो जैसे मान लो छुआछूत नहीं किया जाएगा, छुआछूत नहीं किया जाएगा मतलब भले ही कोई जाति का हो, भले ही कोई धर्म का हो, भले ही कोई संप्रदाय का हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो अस्पृश्य है, वो अछूत है, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करी जाएगी। ये एक दंडनीय अपराध है। देखिए जैसे पहले क्या था बता देते, चाहे वो तालाब हुआ, चाहे वो कुएं हुए, चाहे वो सार्वजनिक स्थल हुआ, सार्वजनिक स्थल हुआ, भले ही वो कोई मनोरंजन स्थल हुआ, भले ही कोई मनोरंजन स्थल हुआ, या फिर भले ही वो अस्पताल हुआ, या फिर स्कूल हुआ, या फिर छात्रावास हुआ, आदि आदि में इनमें प्रवेश। देखिए तालाब, कुएं, सार्वजनिक स्थल या मनोरंजन स्थल पर इनको इस आधार पर नहीं रोका जाएगा कि ये जो है अस्पृश्य हैं या इनके साथ किसी भी प्रकार का छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। और अस्पताल हुआ, स्कूल हुआ, छात्रावास हुआ आदि में प्रवेश से इनको वंचित नहीं किया जाएगा, क्योंकि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इसलिए आर्टिकल 17 हमारा क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। इसमें किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, भले हो तालाब हो, कुएं हो, सार्वजनिक स्थल हो, किसी को इस आधार पर नहीं रोका जाएगा कि वो मतलब छुआछूत के आधार पर किसी को नहीं रोका जाएगा। और इसमें एक और है, जैसे मान लो पारंपरिक पारंपरिक या धार्मिक धार्मिक या फिर अन्य, इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिससे पहले परंपराएं चली आ रही थी, छुआछूत का, असमानता का, ये सब का व्यवहार किया जाता था। या धार्मिक, जैसे मान लो वर्ण व्यवस्था हुआ, ये शूद्र हैं, ये फलाना है, ढमाका है, तो इस प्रकार का प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। भले हो धार्मिक बात हो, भले हो परंपरा वाली बात हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि भारत में क्या है? विधि का शासन है, यहाँ किसी धर्म ग्रंथ का शासन नहीं है। यहाँ सबसे ऊपर संविधान है और उसी के हिसाब से यहाँ पे शासन चलाया जाता है। यहाँ किसी परंपरा या किसी धार्मिक ग्रंथों का शासन नहीं चलता है। तो ये हमारा आर्टिकल क्या था? 17। अब आर्टिकल 18 में क्या दिया गया है? दरअसल आर्टिकल 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। टाइटल का टाइटल को खत्म कर दिया गया है। तो उपाधियों का अंत में क्या है? अठारह में क्या दिया गया है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब
पहले आज़ादी से पहले क्या था हमारे देश में, कोई सर फलाना, कोई फिर महाराजा, कोई ही महाराजा धीराज चक्रवर्ती, इस प्रकार की जो टाइटल सामने लगाए जाते थे नाम के, अब वो टाइटल कोई नहीं लगा सकता। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ, तो जितने भी ब्रिटिशर्सों द्वारा दिया गया जो उपाधि थी, उसको समाप्त कर दिया गया। अब भारत में कोई भी व्यक्ति कोई भी टाइटल नहीं लगा सकता, इस प्रकार का टाइटल नहीं लगा सकता जो किसी व्यक्ति और व्यक्ति में ऊंच नीच का फर्क करता हो। इस प्रकार का कोई भी टाइटल कोई व्यक्ति नहीं लगा सकता, अपवाद के रूप में सेना और शिक्षा को छोड़ करके। अपवाद क्या है इसमें? सेना और शिक्षा को छोड़ करके। सेना और शिक्षा का मतलब जैसे मान लो मेजर हुआ, तो आप लगा सकते हो मेजर ध्यानचंद जैसे हुए, मेजर ध्यानचंद, या फिर कर्नल कर्नल फलाना सिंह, या फिर शिक्षा के आधार पर मान लो प्रोफेसर प्रोफेसर खुराना, या फिर डॉक्टर डॉक्टर अंबेडकर आदि। इस प्रकार के जो शिक्षा और सेना में जो टाइटल्स हैं आप उनको लगा सकते हैं। बाकी अन्य कोई भी उपाधि आप धारण मतलब अपने नाम के आगे टाइटल के रूप में नहीं लगा सकते हैं। भले ही वो कोई विदेशी द्वारा दिया गया उपहार हो, भले ही कोई विदेशी द्वारा दिया गया सम्मान हो, आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। अगर यदि विदेशी द्वारा कोई दिया गया उपाधि या सम्मान बिना आप राष्ट्रपति की अनुमति के उसको धारण नहीं कर सकते हो। ये था हमारा फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार, ये समाप्त होता है, यहीं तक था। इसके बाद हमारा लेक्चर रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार देखिए, दरअसल इसमें यदि हम करंट से रिलेट करके यदि पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा, लेकिन प्रयास करेंगे अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा वो करंट से कहीं ना कहीं रिलेट करेगा, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो बहुत ही बड़ा पार्ट है। लगभग उसमें यदि हम पूरे एक एक अधिकार की बात करें तो देखने में तो ऐसे 6 अधिकार हैं इसके अंदर में, लेकिन उसमें अगर उसके सब आर्टिकल्सों की बात करें तो उसमें हमारे लगभग 30 अधिकार से कम नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।